नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में बीए सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स कोड 3 के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, यह क्लास बीए सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए है और कोड 3 का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। पुष्यमित्र सुंग किस वंश के शासक की हत्या करके राजा बना था? पहला सवाल है कि पुष्यमित्र सुंग किस वंश के शासक की हत्या करके राजा बना था। आप इसको सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे। वहाँ क्या पढ़ना था कि मौर्य वंश के अंत तक पढ़ना था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और उस वंश के अंतिम शासक थे बृहदर्थ। तो जो पुष्यमित्र सुंग है यह बृहदर्थ का ही एक सेनापति था और इन्होंने क्या किया कि अपने राजा यानी कि बृहदर्थ मौर्य की हत्या करके यह खुद राजा बन गया। तो सवाल है कि पुष्यमित्र सुंग किस वंश के शासक की हत्या करके राजा बना? तो मौर्य वंश के शासक की हत्या करके, मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके। और अंतिम शासक कौन था? तो बृहदर्थ मौर्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अ। अगला सवाल है, सुंग कौन थे? यानी जो ये पुष्यमित्र सुंग थे कौन थे? क्षत्रिय थे, वैश्य से, ब्राह्मण थे या विदेशी से? तो सुंग शासक जो थे ये ब्राह्मण थे। ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ पर विश्वास रखते थे और ये ब्राह्मण थे, वैदिक धर्म को मानते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मण। अगला सवाल है, किस सुंग शासक के लिए सेनापति शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र, क्योंकि पुष्यमित्र जो थे प्रारंभ में एक सेनापति ही थे और वे हमेशा खुद को सेनापति कहते थे। तो किस सुंग शासक के लिए सेनापति शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुष्यमित्र सुंग के लिए। ये पुष्यमित्र सुंग कौन थे? तो सुंग वंश के संस्थापक थे। अगला सवाल है कि सातवाहन वंश का सर्वप्रमुख शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का सर्वप्रमुख शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसका सही आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। माता के नाम पर इनका नाम पड़ा था। अगला सवाल है, गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजयों के विषय में किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो विजय अभियान है इसके बारे में जानकारी नासिक अभिलेख से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक अभिलेख। अगला सवाल है कि पश्चिमी क्षत्रपों का प्रमुख शासक कौन था? जो क्षत्रप प्रणाली जो थी, जो क्षत्रप आए थे, या पश्चिमी क्षत्रप के प्रमुख शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा रुद्रदामन। यहाँ सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये क्षत्रप क्या होता है। तो भारत में जो शक का आक्रमण हुआ था ना, 4 आक्रमण पढ़ना था, हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद पहलव जिनको पार्थियन भी कहते हैं, और फिर लास्ट में कुषाण आए थे। ये पूछता भी है तो इसको याद रखिएगा, हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। तो भारत में जो शक का आक्रमण हुआ था और जो शक भारत आए थे वो यहाँ आके बस गए। तो शक जो राजा होते थे ना उसी को क्षत्रप कहा जाता था। तो शक राजा स्वयं को अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप। और जो क्षत्रप की शाखा थी वो भारत में 2 शाखा इसका हुआ, एक उत्तरी क्षत्रप और एक पश्चिमी क्षत्रप। तो उत्तरी क्षत्रप जो कि तक्षशिला में था और मथुरा में था, भारत का उत्तरी भाग में, और पश्चिमी क्षत्रप जो कि नासिक में था और खासकर उज्जैन में था, नासिक और उज्जैन में। तो इसी में कहा गया है कि पश्चिमी क्षत्रप की प्रमुख शाखा, प्रमुख शासक कौन थे? तो पश्चिमी क्षत्रप के जो प्रमुख शासक थे रुद्रदामन थे, जिनके बारे में पढ़ना भी है, बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है यहाँ। तो क्षत्रप क्या था? तो शक, जो भारत में शक आक्रमणकारी जो आए थे, जो भारत में बस गए, तो स्वयं को जो शक राजा होते थे वे अपने आप को स्वयं को क्षत्रप कहते थे या कहलाते थे। और ये क्षत्रप का अर्थ क्या होता था? गवर्नर। क्षत्रप का अर्थ होता था गवर्नर। तो इस पश्चिमी क्षत्रप के प्रमुख शासक कौन थे? रुद्रदमन। अगला शासक है कुषाण, मूल निवासी थे कहाँ के? यूनान के, काबुल के, तुर्की के, गोवी प्रदेश के। तो कुषाण मूल निवासी थे गोवी प्रदेश के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवी प्रदेश। अगला सवाल है, कनिष्क की तिथि
कनिष्क कब राजा बना? तो 248 में, 58 में, 125 में या 78 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी। अगला सवाल है कि कनिष्क ने स्थापना की थी कौन सा संवत? शक संवत, कलचुरी चेवी संवत, विक्रम संवत या गुप्त संवत? कनिष्क ने जो संवत की स्थापना की थी इसका नाम था शक संवत। इसका सही आंसर हो जाएगा शक संवत। अगला सवाल है कि कनिष्क द्वारा स्थापित संवत को शक संवत कहा जाता है, क्यों? क्यों कहा जाता है? कनिष्क शक था इसलिए। शक संवत कनिष्क ने स्थापित नहीं किया था। और एक है शकों ने लंबे समय तक इसका प्रयोग किया था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शकों ने लंबे समय तक इसका प्रयोग किया। देखिए, कनिष्क जो शक संवत प्रारंभ किया था, कब किया था? जब इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त किया तो इन्होंने एक संवत चलाया, इसका नाम था शक संवत। एक शक संवत इसलिए चलाया क्योंकि शक जो थे लंबे समय से इसका प्रयोग कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि शक संवत का प्रारंभ किया। कौन? तो कनिष्क ने। अगला सवाल है कि कनिष्क के शासनकाल में कौन सी संगीति हुई थी? बौद्ध धर्म की कौन सी संगीति? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? कुंडलवन कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था एक कनिष्क के समय हुआ था, और एक कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कहाँ है? तो कश्मीर में। तो इसका आयोजन कब हुआ था? तो ईस्वी सन के प्रथम शताब्दी में। और कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। पूछ सकता है सवाल कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। अगला सवाल है कि दूसरा अशोक कनिष्क को कहते हैं, क्यों? समान सैनिक विजय के कारण, जनप्रिय नीतियों के कारण या समान धार्मिक नीति के कारण? तो दूसरा अशोक कनिष्क को समान धार्मिक नीति के कारण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान धार्मिक नीति के कारण। अगला सवाल है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। अभी बताएं कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। अगला सवाल है कि 78 ईस्वी में किस संवत की स्थापना की गई? तो 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की गई थी। और इसका प्रारंभ कौन किया था? तो इसका प्रारंभ कनिष्क ने किया था। देखिए, सवाल क्या है कि 78 ईस्वी में किस संवत की स्थापना की गई? तो 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा। अगला सवाल है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर कुंडलवन में हुई थी, या कुंडलवन कश्मीर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कश्मीर। अगला सवाल है कि ब्राह्मण संस्कृति के पुनरुद्धार का काल किस काल को माना जाता है? ब्राह्मण संस्कृति जो शुरुआत में काफ़ी प्रसिद्ध था समाज में, जिसका स्थान काफ़ी ऊंचा था, खासकर आप देख सकते हैं वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक यानी कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। लेकिन बीच में यह इसका स्थिति बहुत निम्न हो जाता है और समाज में सबसे अधिक बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म प्रचलित हो जाता है। लेकिन फिर से जब भारत के राजनीतिक पटल पर जब फिर से सुंग वंश का उदय होता है, जब फिर सुंग वंश आता है मौर्य के बाद, तो क्या है कि ब्राह्मण धर्म का फिर से पुनरुद्धार हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सुंग वंश के जो राजा थे स्वयं क्या थे? ब्राह्मण थे। और जो ब्राह्मण थे तो ये क्या हुए कि इन्होंने जो धर्म को माना वो धर्म था वैदिक धर्म, और फिर से वैदिक धर्म एक समाज में फिर से अपना जो पहले इसका स्थान था उस स्थान को प्राप्त कर लिया। तो ब्राह्मण धर्म बोले, वैदिक धर्म बोले, सब एक ही है। तो ब्राह्मण संस्कृति के पुनरुद्धार का काल किस काल को माना जाता है? तो सुंग वंश के काल को। अगला सवाल है कि चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो चांदी के सिक्के को कुशन कहा जाता था। अगला सवाल है कुशन, याद रखिएगा चांदी के सिक्के को। सुंग काल, सुंग सातवाहन काल, इनमें से कौन विद्वान नहीं था? वसुमित्र तो थे, अश्वघोष भी थे, नागार्जुन भी थे और एक हरिसेन। तो हरिसेन यहाँ नहीं है। हरिसेन आप लोग को पढ़ना है हर्षवर्धन कालीन इतिहास में, यहाँ नहीं पढ़ना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिसेन।
अगला सवाल है कि मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई। मनुस्मृति की रचना मौर्य काल में हुई थी, गुप्त काल में हुई थी, राजपूत काल में हुई थी या मौर्योत्तर काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य के बाद का जो काल हुआ ना उसमें मनुस्मृति की रचना की गई, तो उसी को कहते हैं मौर्योत्तर काल। गांधार कला का विकास किस युद्ध में हुआ। मौर्य काल में या कुषाण काल में, गुप्त काल में, राजपूत काल में। देखिए क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है कि गांधार कला का विकास किस युद्ध में, युद्ध नहीं होगा बल्कि किस काल में इसका विकास हुआ। ये मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या राजपूत काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। गांधार कला का जो विकास हुआ था ये कुषाण काल में हुआ था। अगला सवाल है कि संगम किस भाषा का शब्द है। तो संगम एक संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला सवाल है कि संगम का अर्थ क्या होता है। तो संगम एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभा। आगे है कि इतुत थोकई में कविता के कितने संग्रह हैं। क्या पूछा है कि इतुत थोकई में कितना कविता है। तो उसमें टोटल 8 कविताओं का संग्रह है। या कितने कविता है, तो 8 कविता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। अगला सवाल है कि संक्षिप्त वेद किस ग्रंथ को कहा गया है। तो संक्षिप्त वेद कुरल को कहा जाता है। किस ग्रंथ को, कुरल को, जो दक्षिण भारत का एक ग्रंथ था, संगमकालीन एक ग्रंथ है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन संगमकालीन महाकाव्यों में नहीं है। शिल्पाधिकारम, जीवक चिंतामणि, मणिमेखले या कुरल। तो जो 3 है ना ऊपर का, इस तीनों ही संगमकालीन महाकाव्य है। शिल्पाधिकारम भी, मणिमेखले भी और जीवक चिंतामणि भी। जो लास्ट है कुरल या महाकाव्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुरल। अगला सवाल है कि गुप्त वंश का शासन प्रारंभ हुआ कब। तो गुप्त वंश जो कि 240 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और चला कब तक, तो ये चला था 550 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 240 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त संपद का संस्थापक कौन था। तो गुप्त संपद का संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए गुप्त वंश का जब भी यहाँ पूछा है कि गुप्त संवत का संस्थापक कौन था, जो कि गुप्त संवत को प्रारंभ किया था कौन, तो चंद्रगुप्त प्रथम। अगला सवाल है कालिदास हुए थे किस काल में। मौर्य काल में, गुप्त काल में, राजपूत काल में या कुषाण काल में। तो कालिदास गुप्त काल में हुए थे। तो सही आंसर गुप्त काल में। अगला सवाल है कि समुद्रगुप्त के विजयों के विषय में जानने का प्रमुख स्रोत क्या है। तो समुद्रगुप्त के विजय के बारे में जानने का जो सबसे प्रमुख स्रोत है ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जो कि इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अगला सवाल है कि प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है। तो प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हरिसेन है। कौन है, हरिसेन। हरिसेन के द्वारा ही लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अगला सवाल है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर तथा दक्षिण के राजाओं के प्रति कैसी नीति अपनाई थी। सबके लिए एक जैसी अलग अलग। तो उत्तर या दक्षिण के राजाओं के लिए जो इसकी नीति थी, अलग अलग नीति इन्होंने अपना रखी थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि रामगुप्त को अपमानजनक संधि के लिए विवश किया था किसने। तो रामगुप्त को अपमानजनक संधि के लिए किसने विवश किया था, तो शक राजा ने। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था कौन, फायान, इत्सिंग, वैनसोंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फायान। अगला सवाल है कि महरौली लोह स्तंभ लेख में चंद उल्लेख किया गया है। कह रहा है कि जो महरौली लोह स्तंभ लेख है इसमें चंद नाम जो उल्लेख किया गया है या कौन है, चंद किसको कहा गया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को महरौली लोह स्तंभ लेख में चंद के नाम से इनके बारे में लिखा गया है या इनका उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल है कि शकों पर विजय प्राप्त की, किसने विजय प्राप्त किया था शकों पर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला सवाल है कि हूनों को परास्त किया था, हून को किसने प्राप्त किया, हून जो आक्रमणकारी थे, तो स्कंदगुप्त ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। अगला सवाल है कि भीतरी अभिलेख में वर्णन है, भीतरी अभिलेख किसका था। तो भीतरी अभिलेख जो कि हूनों को परास्त किया था और वह हून को परास्त करने वाला कौन था, तो स्कंदगुप्त। तो भीतरी अभिलेख किसका है, स्कंदगुप्त का अभिलेख है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन स्मिथ ने कहा है। किसने कहा है, तो स्मिथ ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
यहाँ से एक सवाल और भी पूछता है कि किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। अगला सवाल है कि कवियों का राजा किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त थे इनको कविराज की उपाधि दी गई थी और समुद्रगुप्त को ही कवियों का राजा कहा जाता है। अगला सवाल है कि रामगुप्त की हत्या किसने की? तो रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने की, इसको मार के खुद वह राजा बना था। तो रामगुप्त की हत्या किसने की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला सवाल है कि फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इनका पूरा नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। ये विक्रमादित्य की उपाधि लिए थे। अब तक भारत में कुल 14 राजा हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि लिया है। अगला सवाल है कि गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो गुप्त साम्राज्य का पतन 550 ईस्वी में हुआ था। गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम प्रतापी राजा पूछा है। तो गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी राजा स्कंदगुप्त था। अगला है कि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी किस धर्म को मानते थे? तो स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी बौद्ध धर्म को मानने लगे, जिस कारण इस वंश का अंत हुआ था। तो स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी किस धर्म को मानने लगे थे? तो बौद्ध धर्म को। अगला सवाल है कि गुप्त वंश में इनमें से किसका आक्रमण नहीं हुआ था? हून का आक्रमण, पुष्यमित्र का आक्रमण, शुंग का आक्रमण, शक है। हून का आक्रमण, पुष्यमित्र का आक्रमण, शक का आक्रमण या तुर्क का आक्रमण। तो इनमें से 3 का आक्रमण हुआ है, तुर्कों का आक्रमण इनके समय नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्क। अगला सवाल है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम किसने अपनी स्वतंत्रता सत्ता की स्थापना की, अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की? कह रहा है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम किसने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और वह गुप्त साम्राज्य से अलग हो गया? तो सबसे पहले मैत्रेय वंश ने ऐसा किया था। किस वंश ने? मैत्रेय वंश ने। अगला सवाल है कि गुप्तकालीन प्रशासनिक प्रणाली थी कैसी? गणतंत्रात्मक, धर्मतंत्र या राजतंत्रात्मक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजतंत्रात्मक। अगला सवाल है कि प्रत्येक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो प्रत्येक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी यहाँ राजा होता था गुप्त काल में। अगला सवाल है चम्मू कहते थे, चम्मू क्या होता है? तो सेना की एक टुकड़ी को गुप्त काल में चम्मू के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है कि उपरीक अधिकारी कौन होता था? तो उपरीक जो अधिकारी था यह भुक्ति का होता था। कहाँ का? भुक्ति का। तो उपरीक अधिकारी भुक्ति का था। गुप्त काल में भुक्ति कहते थे किसको? प्रांत को, नगर को, विषय को या ग्राम को? तो गुप्त काल में जो भुक्ति होता था या प्रांत को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांत। अगला सवाल है कि गुप्त कला थी कैसी? पूर्णतः भारतीय थी, विदेशी थी, मिश्रित थी या इनमें से कोई नहीं? तो जो गुप्त कला थी या कैसी थी? पूर्णतः पूरे तरीके से यह भारतीय थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णतः भारतीय। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम किस देश में शिखर का निर्माण किया गया? तो सर्वप्रथम भारत में या क्वेश्चन को शायद कुछ और ही पढ़ दिए थे। सवाल है कि सर्वप्रथम किस मंदिर में शिखर का निर्माण हुआ? किस मंदिर में शिखर का निर्माण हुआ था? खो मंदिर में, भूमरा मंदिर में, तिंगवा मंदिर में या देवगढ़ मंदिर में? तो जो सर्वप्रथम यह मंदिर था वो देवगढ़ का मंदिर में शिखर का निर्माण हुआ था। सवाल आ सकता है कि गुप्त काल में किस मंदिर में सर्वप्रथम शिखर का निर्माण हुआ? तो देवगढ़ के मंदिर में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अजंता गुहा के चित्र गुप्तकालीन है? यानी अजंता में कौन सा ऐसा चित्र है जो गुप्तकालीन है? किस गुहा का चित्र? 6ठा, 12वां, 22वां या 16वां? तो अजंता में जो चित्र बना हुआ है वो जो 16वां भाग का चित्र है वह गुप्तकालीन चित्र है। अगला सवाल है कि कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वंश के अभिलेख में मिलता है? तो कायस्थ शब्द जो उल्लेख किया गया है सर्वप्रथम गुप्तों के शासनकाल में ही मिलता है और इनके अभिलेख में मिलता है। तो इस कारण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन विद्वान नहीं है? हरिसेन गुप्तकालीन विद्वान है, तो है इन्होंने ही लिखा था प्रयाग प्रशस्ति। विष्णु शर्मा भी है, विशाखदत्त भी है और विष्णुगुप्त है क्या? तो नहीं, विष्णुगुप्त नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। अगला सवाल है कि सी यू की का लेखक कौन था? तो सी यू की वेन्सोंग की एक पुस्तक थी, तो इसके लेखक कौन थे? वेन्सोंग खुद थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेन्सोंग। अगला सवाल है कि हर्षचरित का लेखक कौन था? तो हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था।
किसने लिखा? तो बाणभट्ट ने। अगला सवाल है कि हर्ष का समकालीन चालुक्य शासक कैसा था? तो हर्ष का समकालीन जो चालुक्य शासक मतलब कौन था? तो हर्ष का समकालीन चालुक्य शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय था, जिससे हर्षवर्धन का युद्ध भी हुआ था, जिस युद्ध में हर्षवर्धन की हार हो जाती है और जो पुलकेशिन द्वितीय था ये जीत जाता है। अगला सवाल है कि कन्नौज का सम्मेलन हर्ष ने किस धर्म के प्रचार करने के लिए किया था? तो कन्नौज का सम्मेलन जो हर्षवर्धन ने रखवाया था यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा के प्रचार करने के लिए रखा था। यह बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानता था? तो महायान शाखा को मानता था। अगला सवाल है कि हर्ष के समय में भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री कौन था? तो हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री वैनसंग था। कौन था? वैनसंग, जिनकी पुस्तक का नाम है CU की। अगला सवाल है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। यह चालुक्यों के वातापी का शासक था। यह वातापी के चालुक्य का एक प्रमुख शासक था। अगला सवाल है कि सोमेश्वर का मंदिर किसने बनवाया? तो सोमेश्वर का मंदिर विजयादित्य ने बनाया था। किसने? विजयादित्य ने। अगला सवाल है कि मामल्य शैली का विकास किस वंश में हुआ था? तो मामल्य शैली का जो विकास था ये पल्लव के समय हुआ था। अगला सवाल है कि सप्तरथ किस शैली के अंतर्गत बने थे? तो सप्तरथ जो है ये मामल्य शैली के अंतर्गत बने थे और यहीं इसको बनाया गया था। अगला सवाल है कि सौर मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो सौर मंदिर राजसिंह शैली से निर्मित है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।